हेलो क्लास, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर नंबर 3 है तुम्हारे कोर्स का और इससे आने वाले क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें समझना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते किसे। जैसा मैंने बताया तुम्हें कि 2x + 3 = 0 लिखा है बेटा, इसे मैं क्या बोलूँगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आदि बात समझ में, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल यानी अगर आप देखो तो 2, 3 और 0 ये तीनों ही क्या है, कांस्टेंट हैं और x यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करने पे आते हैं तो हमें x की सीधी वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मैंने कहा 2x + 3 = 0 है बेटा, तो +3 उधर जाके क्या बन जाएगा, -3 और x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। देखा कितना सॉल्व करना आसान था। यानी अगर तुम्हें कोई भी इक्वेशन वन वेरिएबल में दी रखी हो तो उसे तुम एक ही बार में सॉल्व कर लोगे। बस क्या करोगे, इधर उधर ट्रांसपोज कर दोगे, आराम से इधर उधर ट्रांसफर करने पे वैल्यू आ जाती है जो भी तुम्हें चाहिए वेरिएबल का आंसर। लेकिन टू वेरिएबल क्या, यानी तुम्हें एक ऐसी लीनियर इक्वेशन चाहिए जिसमें दो वेरिएबल हो। चलो देखो यहाँ पर अगर मैंने कहा 2x + 3y = 8, अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 2, 3 और 8 जो है वो तीन कांस्टेंट हैं और x और y क्या है, ये वेरिएबल है। बस इसी को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन इस इक्वेशन को सॉल्व तुम डायरेक्टली नहीं कर सकते। इसको कैसे सॉल्व करोगे, मैंने पहले बताया ना कि 2x + 3y है। अगर मैं इसे x के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 8 - 3y और x की वैल्यू हो जाएगी 8 - 3y/2। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर अभी भी देखो, अभी भी x और y अननोन है, तब तक ये अननोन रहेगा जब तक मैं y की एक वैल्यू 1 ना ले लूँ। जैसे मतलब y की वैल्यू नोन ना ले लूँ, जैसे 1 रख लिया, 2 रख लिया, 3 रख लिया। चलो रख के देखते हैं एक बार। अगर 1 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 - 3/2 यानी 5/2 आ गया। भाई जब y की वैल्यू तुमने 1 रखा तो x की वैल्यू 5/2 आ गया। तो ये तभी पॉसिबल जब तुम्हें एक वैल्यू गिवन हो। ठीक है, ऐसे या तो सॉल्व कर लो, लेकिन तुम डायरेक्टली नहीं कर सकते। यानी अगर तुम्हें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो तुम्हें इसी के जैसे एक इक्वेशन और चाहिए। सपोज करो मैंने ले लिया 8x - 5y = 30। अब ये जो दोनों इक्वेशन है, इन्हीं दोनों से हम कुछ मेथड यूज करेंगे और हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। एक चीज मैं बताना चाहूंगा तुम लोगों को कि चाहे तुम लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को देखो, चाहे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को देखो, ये दोनों ही तुम्हें स्ट्रेट लाइन देगा ग्राफिकली। ठीक है, जितनी बार भी तुम y की वैल्यू इंपोज करोगे तो तुम्हें x की वैल्यू मिलती चली जाएगी। इतनी तो बात पता चल गई आराम से। अब होगा ये कि कई वैल्यूज तुम रखोगे और कई वैल्यूज x की आती चली जाएगी। तो जब तुम उसे ग्राफ पेपर पे तुम प्लॉट करोगे ना बेटा, तो तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हो रहा होगा। आ रही बात समझ में, ये स्ट्रेट लाइन आपको ऑब्टेन हो रहा होगा। अब तुम्हें ये समझना है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखो, मैंने कितनी इक्वेशन तुम्हारे सामने बना रखी है, दो वेरिएबल वाली, 1 और 2। बस इसी का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। पेयर मतलब क्या, जोड़ा, जोड़ा होता है पेयर। और लीनियर इक्वेशन तो तुम्हें पता चल गया टू वेरिएबल क्या होता है, जिसमें दो वेरिएबल हमें दिखाई पड़ रहे हो साफ साफ। तो जिसमें दो वेरिएबल दिखाई पड़ते हैं वो क्या है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन चूंकि दो हैं, दो सेट है ना तुम्हारे पास, इसीलिए इसका नाम पड़ गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है एनसीईआरटी 3.1 का। बच्चों हमें सबसे पहले इस चैप्टर में क्या बनाना सीखना है, हमें लीनियर पेयर इक्वेशन बनाना सीखना है। एक समस्या जो अमूमन हर जगह देखी जाती है वो ये है, बच्चे कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम सर बहुत मुश्किल लगता है। देखो मैं आपसे बताता हूँ, अगर वर्ड प्रॉब्लम देख करके आप पढ़ करके उसको सिर्फ इतना पता कर ले रहे हो कि आपसे पूछा क्या जा रहा है और वो क्या चाह रहा है क्वेश्चन, तो समझ लो 50% तुमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बात समझ में आ रही। अगर कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आता है सबसे पहले, और हाँ ये आके ही रहेगा, वर्ड प्रॉब्लम बहुत आता है, ये 2-3 जगह आता है बेटा। एक तो हाइट एंड डिस्टेंस में तुम सीखोगे आगे जा करके, इस चैप्टर में तो सीखना ही सीखना है, और एक आगे आने वाला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम पे तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको आज सिखाऊंगा वर्ड प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं, और वर्ड प्रॉब्लम से हम क्या डिराइव करने वाले बेटा, अपने इक्वेशंस। और कौन से, हाँ भाई पेयर वाले ही तो करेंगे, पेयर वाले इक्वेशन तो करेंगे ना, सिंपल है। आधी बात समझ में, तो आज सीखेंगे। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, ये क्वेश्चन आपका 3.1 का है। 3.1 क्वेश्चन 1, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। इजंट दिस इंटरेस्टिंग? रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ठीक है,
तो यहाँ पर आफ्ताब कहता है अपनी डॉटर से, तो चलिए हम डॉटर को ले लेते हैं एज x। तो मैंने कहा लेट द एज ऑफ, क्या मैंने कहा, लेट द एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर, क्या हो जाएगा बेटा, x ईयर्स हो जाएगा। और हाँ, इसमें आपको एक काम और करना पड़ेगा, लेट द प्रेजेंट एज, प्रेजेंट की बात हो रही है ना, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर इज x ईयर्स। ठीक है, अब 7 ईयर्स पहले जाते हैं बेटा, तो हम कहते हैं 7 ईयर्स एगो, क्या बोलेंगे बेटा, 7 ईयर्स एगो। तो मैं कहूँगा डॉटर से एज क्या हो जाएगी, आप बताओ दिमाग से, भाई x है। अभी मान लो अगर मैं, मेरी जो भी एज हो, अगर मुझे 10 साल पहले जाना हो तो मैं अपनी एज में 10 माइनस कर दूंगा, सिंपल है। तो डॉटर्स एज मैं कहूँगा बेटा x माइनस 7 ईयर्स, ईजी है, x माइनस 7 ईयर्स हो गया। तो भाई पापा की भी एज बदलेगी ना, तो फादर से एज कहता है, फादर कहता है कि मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था, तो 7 इंटू एक्स माइनस 7 हुआ कि नहीं हुआ, आप बताओ भाई। अगर डॉटर की एज x माइनस 7 है तो फादर की एज 7x माइनस 7 हुई। और हम यहाँ एक काम करते हैं, इसको x ले लिया तो फादर को क्या लेंगे, हम फादर को ले लेते हैं y बेटा, फादर से एज को मैं y ले लेता हूँ, ठीक है, समझ रहे हो नहीं। और अगर y इसमें लिया तो इधर भी क्या हो जाएगा बेटा, y माइनस 7 हो जाएगा। बात को समझो, अगर डॉटर की एज x माइनस 7 ईयर्स है तो फादर की एज कितनी थी, y थी ना, और ये भी तो 7 साल पहले आया ना भाई, प्रेजेंट में y थी ना, तो 7 साल पहले क्या हो जाएगा, y माइनस 7, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। कह रहा है कि बेटा मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था तब। ये देखो इंटरेस्टिंग है भाई, बेटी भी 7 साल पहले आई और पापा भी 7 साल पहले आए, तो दोनों की एज 7 माइनस हो गई। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ से बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी है ना, अगर आप यहाँ से देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि पापा कह रहा है कि मैं तुम्हारी एज से 7 गुना बड़ा था, और फादर की एज देखा जाए तो y माइनस 7 ना होगा। तो आइए इसको इक्वेट करते हैं, यानी सॉल्व करते हैं। तो y माइनस 7 इज इक्वल टू बेटा 7x माइनस 49 हुआ। अब तुम्हें कोशिश ये करनी है कि तुम्हारा जो भी जनरल इक्वेशन आना चाहिए वो इस फॉर्म में आना चाहिए, यानी ax प्लस by इज इक्वल टू c बेटा, इस फॉर्म में आना चाहिए, पहला स्टेप। तो 7x है, y उधर जाएगा, क्या बनेगा, माइनस बनेगा, तो 7x माइनस y ये हो गया बर। अब माइनस 7 उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस 7 बनेगा। माइनस 49 प्लस 7 कितना होता है, माइनस 42 होगा, तो ये हो गया माइनस 42। अच्छा, माइनस 42 लिखने से अच्छा इक्वल टू 42 लिख दूँ ना मैं यहाँ पर, ये बेटा समझ में आया। ये आप पहले इक्वेशन ले लो, आ रही बात समझ में, ईजी है, बन गया ना। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म बना, ax प्लस by इक्वल टू c, ax हालांकि प्लस प्लस है तो प्लस हो सकता है, y खुद निगेटिव इसीलिए माइनस आ रहा है, लेकिन इक्वेशन प्राप्त हो गई, आपको मिल गई, आसान था। अब केस 2 देखो बेटा, केस 2 कहता है 3 साल बाद, आज से, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 years फ्रॉम नाउ। अगर मान लो 2023 चल रहा है, 3 साल बाद कौन सा चलेगा फिर बताओ, 24, 25, 26 ना, 2026 आ जाएगा। तो आज से 3 साल बाद, 3 years हेंस, हेंस भी लिखते हैं हम लोग, ठीक है, आगे लिखते हैं, है ना, 3 years आगे, हम फ्यूचर में जाने वाले हैं, ठीक है, फ्यूचर में जाने वाले, ठीक है भाई। तो चलो देखो, अभी डॉटर की एज क्या होगी, दिमाग लगा के बताओ बेटा, आज x साल है, आज उसकी एज x ईयर्स है, तो आगे 3 साल बाद x प्लस 3 होगी कि नहीं होगी, आप बताओ। डॉटर्स एज x प्लस 3 हो जाएगी। अरे भाई आज मान लो किसी शख्स की एज 28 है, तो 3 साल बाद क्या होगा, 31 हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। और फादर से एज क्या हो जाएगी, आइए देखते हैं, फादर से एज हमारी हो जाएगी y प्लस 3 हो जाएगी। लेकिन पापा को सूझी थोड़ी सी मैथमेटिक्स, है ना, पापा को क्या सूझी, मैथमेटिक्स सूझी। पापा ने कहा, यानी पापा यानी आफ्ताब ने कहा अपनी बेटी से, बेटा ऐसा है अगर हम लोग 3 साल बाद आगे अपनी एज को कैलकुलेट करें ना, तो मैं तुम्हारी एज से कितना गुना हो जाऊंगा, कहता है आई शैल बी 3 टाइम्स, कहता है कि मैं तुम्हारी एज से 3 गुना हो जाऊंगा। यानी फादर जो एज है, ये फादर मैंने f से लिख दिया, तो ये कह रहा है कि मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा बेटा, डॉटर से 3 गुना, तो 3 टाइम्स ऑफ y प्लस 3, कितना आसान है। तो y प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 3। अब देखो सॉरी ये 9 हो जाएगा, तो 3 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, 6 हो जाएगा। अच्छा ये x था यहाँ पर, सॉरी x था, तो ये x हो जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा 3x माइनस वाई, और 3 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये काम करो 9 इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर लो, 3 माइनस 9 कितना, माइनस 6 हो जाएगा। देखो ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, ये सेकेंड इक्वेशन है। आ रही बात समझ में, ये वाली और ये वाली 2 इक्वेशन आपको डिजायरेबल था, ये चाहा भी जा रहा था क्वेश्चन से, उन्होंने कहा भी था कि इस क्वेश्चन में आपको, अच्छा अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, इन्होंने कहा एल्जेब्रिकली पहले बताओ, तो भाई मैंने एल्जेब्रिकली बता दिया, ये क्या है एल्जेब्रिकली है। अब यहाँ मैं थोड़ा सा एडवांस में आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ।
जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि बेटा ये आपको क्या देगा, ये देगा लीनियर इक्वेशन, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन देगा, ग्राफिकली क्या देगा, स्ट्रेट लाइन। अच्छा तुम खुद दिमाग से लगाओ बेटा, दो लाइनें हैं ना, पूरी दुनिया में दो लाइनें हैं, मतलब इधर के हिसाब से दो लाइनों का मूवमेंट बताओ कैसे हो सकता है। सर या तो वो दोनों ऐसे जाएंगी ट्रेन की पटरी की तरह, आधी वजन में, यानी कि बेटा पैरेलल होगी, पैरेलल ही तो हुई, अगर उनके बीच का डिस्टेंस बराबर हो तो पैरेलल हुई, या तो ऐसे पास होंगी, या फिर बेटा हो सकता है कि सर वो इंटरसेक्शन भी हो जाए, ऐसे देखो इंटरसेक्शन हो रहा है ना, एक जगह से इंटरसेक्शन भी हो रहा है, आ रही बात समझ में। एक केस और हो सकता है कि उसी लाइन के ऊपर उस वही लाइन कोइंसाइड कर जाए। देखिए कोइंसाइड का मतलब होता है ओवरलैप कर जाना, यानी अगर मेरे पास ये जैसे मेरा हाथ देखिए ऐसे है, तो अगर मेरे पास ये ओवरलैप कर जाए इसके ऊपर, ये देखिए ओवरलैप कर रही है, तो इसे कहेंगे कोइंसाइड करना। दो प्लेन्स हैं, अगर हम एक हाथ को अपने देखें तो एक प्लेन की तरह काम कर रहा है, एक प्लेन दूसरे प्लेन पर क्या हो गया, कोइंसाइड कर गया। आ रही बात समझ में। अगर मेरे पास ये एक लाइन है, मेरे पास ये एक लाइन है और ये मेरे पास दूसरी लाइन भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, या सपोज करें अपोजिट, हमें डायरेक्शन का नहीं देखना, तो ये लाइन इसी पर ऊपर आ गई या ऐसे कोइंसाइड कर गई, तो इसको बोलेंगे सेम डायरेक्शन लाइन है, चाहे सेम डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, कोइंसाइडिंग लाइंस, यानी इसमें ये कोइंसाइड कर गई। समझ लो बात को, नहीं आ रही बात समझ में। तो तीन ही केसेस में हम इसको देख सकते हैं ना, लाइनें जो हैं वो तीन ही केसेस से हो सकती हैं, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। और कोई केस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, अगर ये दोनों लाइनें चाहें तो आपस में परपेंडिकुलर भी तो हो सकती हैं, लेकिन बेटा वो दूसरे केस में समझ आएगा। पूछो कैसे, इंटरसेक्ट तो हो रही है ना, ये वाली लाइनें आपस में हर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगी, बहुत आसान चीज़ है, ये दोनों लाइनें आपस में हर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगी, और ये वाला केस तब बनेगा जब एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगा, चाहे वो परपेंडिकुलर पे बने या चाहे कोई थीटा पे बने। तो बेटा आपने ये दो इक्वेशन देखी, 7x माइनस वाई इक्वल टू 42, 3x माइनस वाई इक्वल टू -6। अब अगर आप अपनी बुक से मैच कर रहे होगे तो दोनों ही आंसर अलग आ रहे होंगे, तो घबराना नहीं बेटा। मैंने इसमें किसको एज को x लिया था, एक बार रिवाइंड करके देख लो, मैंने डॉक्टर की एज को x लिया था, ठीक है, और क्वेश्चन के अनुसार क्या है, आफ्ताब की एज x ले ली गई है, ठीक है, तो घबराना नहीं, आंसर वही आएगा। तो ठीक है, हम अपने हिसाब से करेंगे इसको। तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा दोनों ही साइड से, अभी हम कोई मेथड नहीं इस्तेमाल करेंगे, सिंपली दोनों इक्वेशन को अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। है तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है, 3 मेथड भी होते हैं जो आगे मैं बताऊंगा, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन अभी हमें इसे सिंगुलैरिटी बेसिस पे करना है। क्लियर, तो चलिए करते हैं इसको। और हाँ, वैसे भी हमें इसे ग्राफिकली बताना है ना, इससे तो हमें ग्राफिकली बताना है। देखिए ग्राफ बताते कैसे हैं वो समझ लो। तो यहाँ पर मैंने सपोज करो पहले इसको मैं किसी एक टर्म्स में लिखूंगा, एक वेरिएबल के टर्म्स में। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, मैं करने वाला हूँ 7x इज इक्वल टू 42 प्लस वाई, क्योंकि ये उधर जाएगा तो प्लस बनेगा, और x इक्वल टू 42 प्लस वाई अपॉन 7। ईजी है, ये हो गया मेरे पास। यहाँ से देखो तो मैं क्या देखता हूँ, यहाँ क्या कि 3x इज इक्वल टू -6 प्लस वाई, और x इज इक्वल टू -6 प्लस वाई अपॉन 3, एक ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ पर तुम्हें देखना ये है कि तुम्हें एक इस तरह से चार्ट बनाना होगा, एक टेबल बनानी होगी, और यहाँ एक टेबल को फिल करना होगा, ये x है और ये y। ईजी है बेटा। अगर मैं यहाँ y की वैल्यू रखता हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ y की वैल्यू 0 रखी, क्या रखी मैंने, y की वैल्यू 0। तो अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ, अभी मैं करके भी बताऊंगा, फॉर y इक्वल टू 0, तो x क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ मैं लिखता हूँ फॉर, तो x आ जाएगा मेरा 42 प्लस 0 अपॉन 7, यानी कि 42 बाई 7, और 7 6 का कितना होता है 42, तो ऑटोमेटिकली 6 आ जाएगा x की वैल्यू। अरे यार बस इनमें अब यहाँ पर आपको ये ऐसी वैल्यू रखी, और हाँ थोड़ा दिमाग से भी चलो बेटा, ये तो बच्चे करते थे ना 1 2 3 4 5 6, तो मैं ये नहीं करना, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा के चलो। हालांकि 1 2 3 4 करोगे तो भी तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ ऐसा नंबर आए ना कि 7 से डिवाइड हो जाए। हम लोग थोड़ा स्मार्ट काम करेंगे, ठीक है, ऐसा नंबर जोड़ो इसमें कि 7 से डिवाइड हो, और 42 खुद टेबल आता है 7 की टेबल में आता है, तो बस 7 जोड़ दो इसमें, तो 42 प्लस 7 कितना होगा बेटा 49 होगा, तो 7 लगा दो यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर y इक्वल टू, यहाँ मैं रखता हूँ 7, क्या रखता हूँ 7, तो x की वैल्यू आ जाएगी 42 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 7, यानी 49 डिवाइडेड बाई 7, कितना आ गया बेटा 7 आ गया। बहुत आसान लगा कि नहीं लगा, ईजी है। तो यहाँ भी 7 आ गया। अच्छा अब क्या रखोगे, एक काम करो, वैल्यू अगर बढ़ा दिए तो बहुत बढ़ जाएगा, एक काम करो उतना ही पीछे भी आ जाओ ना, क्योंकि 42 तो टेबल में आता ही है, तो 42 माइनस 6 कितना आएगा, जरा सोच के बताओ, 35 आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा, तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर y की वैल्यू बैठाते हैं। मैंने कहा फॉर y इज इक्वल टू बेटा -7, y की वैल्यू मैं -7 रखूँगा,
तो मैंने रखा x इक्वल टू 42 माइनस 7 अपॉन 7। 42 माइनस 7 इज हाउ मच? 35। 35 नो, 7 5 35, 7 6 42। तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 7 5 ठीक। तो अगर मैंने रखा यहाँ -7 तो ये बेटा 5 आ जाएगा। आ रही बात समझ में? कितना आसान है बताओ। 7 पे 7 आ रहा है, 0 पे 6 आ रहा है, -7 पे 5 आ रहा है। करके देख लो 42 माइनस 7 कितना होगा? -35 होगा। और 35 7 से, 7 5 से 35 आ गया। तो ये 3 आ गए तुम्हारे पास। इसी तरह तुम्हें यहाँ भी करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पर करता हूँ और आप लोग को भी इससे करना है। तो अगर मैं यहाँ x किया और यहाँ y किया, अब मुझे सिर्फ y की वैल्यू इम्पोज करनी है एक एक करके। अच्छा 6 लिखा है ना, तो ये तो डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू पहले 0 रख लो, है ना। 0 रखने पे क्या होगा? -6 प्लस 0 इज -6 ओनली, सो दिस विल बिकम -2 बिकॉज 3 2 6 होता है। फिर मैं यहाँ क्या रखूँगा बेटा? आप एक काम करो 3 रख दो, तो -6 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 1 3 आ जाएगा, है ना। वो भी -1 का आएगा क्योंकि -6 प्लस 3 -3 ही आएगा। अब आप क्या रखोगे? अब आप एक काम करो 6 रख दो। मैं कह रहा हूँ 6 रख दो, कोई इशू नहीं, ठीक है। -6 प्लस 6 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 0 डिवाइडेड बाई 3 इज ऑलवेज 0। एक बात याद रहे, फ्रैक्शन में कभी नीचे 0 ना आए, ऊपर 0 आ जाएगा तो ये पूरी वैल्यू 0 बन जाएगी। लेकिन ये नंबर आया तो नॉट डिफाइंड कहलाता है। तो ऐसा कुछ ना बनाना कि ये 3/0 हो जाए। आ रही बात समझ में? अब हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए इन सबके नाम रख देते हैं बेटा। इसका नाम A रखते हैं, इसका B C और इसका D E F। अब इन पॉइंट्स को हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हमें प्लॉट करना होगा। तो चलिए हम एक्सिस बनाते हैं यहाँ पर। ये देखिए मेरे पास ये y एक्सिस है और यहाँ पर मेरे पास x एक्सिस है और ये मेरे पास ओरिजिन, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है? देखो तो 7 है ना, 7 है। तो अच्छा काम ये होगा कि तुम सारे जितने भी तुम्हारे स्केल्स हैं उनको 7 तक ले चलो। तो ये चलो सबसे पहला पॉइंट क्या है? A, यानी 6,0 है ना, 6,0 दिख रहा है। तो x एक्सिस पे कौन आएगा? सबसे पहले 6 आएगा, 6,0 यहीं आएगा। तो y तो एब्सेंट है ना, y तो 0 है। तो x,0 कहाँ था? x एक्सिस पे, तो ये A हो गया बेटा, ठीक है। अभी हम इसके नाम बाद में रखेंगे, अभी तो पहले A बोल देते हैं, ठीक है। आरी बस में अब B को देखो, x एक्सिस का 7 है और y एक्सिस का भी 7 है, वो भी पॉजिटिव। तो x एक्सिस का 7 गया और y एक्सिस का भी बेटा 7 गया। आरी बस में ये सीधा है ना? हाँ सीधा है, ये 7 पे आ गया। ईजी लगा? ये देखो 7 पे जा रहा है, यहाँ पे आएगा ना। समय तो डॉटेड कर लो। ये देखो ये 7 आ रहा है यहाँ का और यहाँ का भी मेरे पास 7 आ रहा है। तो ये 7 हो, ये B पॉइंट हो गया बेटा, इजी। C पॉइंट क्या है? 5,-7। तो x एक्सिस का +5 ले जाओ और नेगेटिव -7 तक ले जाओ, तो ये कम से कम यहाँ तक आएगा। चलिए लाइन बना लेते हैं सीधी सीधी। ये देखिए यहाँ पर आया, ये पॉइंट तुम्हारा C हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इनके नाम रख देंगे, ठीक है। इस सीधी लाइन को मैं मिटा रहा हूँ। A का नाम क्या है? 6,0। B का नाम क्या है? 7,7 और C का नाम है -5,-7, ठीक। अब आप इन तीनों लाइन को देखो और इनको ज्वाइन करने की कोशिश करो। 110% यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन ओनली, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का आंसर ही है ये। कुछ आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको यहाँ पर, समझ में आ रही बात? ये मैंने एक्स्ट्रा लाइंस मिटा दी है ताकि आपको एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई पड़ने लगे। और इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो बेटा, ताकि यहाँ पता चले कि स्ट्रेट लाइन ये पास हो। समझ में आ रही बात? स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अगर कहीं स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती तो उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है आपने स्केलिंग ना सही की हो, मतलब कि अगर हो सकता है अगर आपका आंसर राइट आ रहा है लेकिन ग्राफ अलग आ रहा है, तो क्या वजह हो सकती है? आपने स्केलिंग गलत ले रखी है। दूसरी गलती, आपने कार्टेशियन का पॉइंट कहीं गलत ले रखा है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, -7 है तो उधर ले जाकर के यहाँ कहीं पुट कर देते हैं, यहाँ कहीं पुट कर देते हैं। समझो, ऐसा नहीं करना है। x की जगह आएगा और y की जगह आएगा। सो आई होप दिस इज क्लियर, दिस स्ट्रेट लाइन इज क्लियर टू यू। और केस 2, तो आपने क्या देखा? ये स्ट्रेट लाइन बन रही है 7 साल पहले वाली इक्वेशन की थी, इजी है। अब मैं इसकी स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा, ये भी अब तुम लोग को मैं बना के दिखाऊंगा। तो -2,0 है बेटा। -2 कहाँ पर? x एक्सिस पे। ये देखो -2 लगा, ठीक है। इस पॉइंट का नाम क्या है बेटा? D नाम है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? -1,3। तो -1 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है पॉजिटिव का। आ रही बात में? अरे आ रही बेटा कि नहीं? तो ये E हो गया। F क्या है? 0,6। तो x एब्सेंट है ना, 6 है प्रेजेंट खाली, तो 6 यहाँ पर है, y पर पॉजिटिव का। आ रही बात में? ये पॉइंट हो गया F। क्या नाम हो गया इसका? F का पॉइंट है 0,6। E का पॉइंट है मेरे पास, थोड़ा यहाँ बना लेता हूँ, -1,3 और D का पॉइंट आ गया मेरे पास -2,0। थोड़ा सा और दूर बना लेता हूँ कि स्ट्रेट लाइन दिख रही है यहाँ पर। ये देखिए, अब जरा ध्यान से देखो इन तीनों पॉइंट को। अच्छा, ये पॉइंट मैं थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ ताकि तुम लोग को और विजिबल हो जाए। ये देखो ऐसे।
अब इसको ज़रा ध्यान से देखो तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन और बन रही है, ये देखो, ये कुछ यहाँ से जा रही है और ये आगे पास हो गई। अब इसको प्रॉपर स्केल से लेके चलोगे ना तो बहुत मज़ा आएगा बनाने में इसको। ये देखो, ये भी स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो आपने क्या देखा कि ये सम वॉट आपको पैरेलल लाइन दे रही है। हो सकता है मेरे पॉइंट्स कुछ ज़्यादा ही क्लोज हैं, इसलिए वजह से आपको ये पैरेलल होते हुए ना दिखे, लेकिन अगर आप प्रॉपर इसको बनाओगे तो मैं भी ये प्रॉपर आपको दिख रहा हूँ। लेकिन इसे तरीका आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम उस कार्टेशियन पॉइंट्स निकालते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स के कैसे कंप्यूट करते हैं, फिर उसको यूज़ कैसे करेंगे ग्राफ पेपर पर, वो आपने जाना। और उसके बाद हम तीनों पॉइंट को एटलीस्ट देयर मस्ट बी 3 पॉइंट्स। सी 2 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन का पता नहीं चलता अक्सर, इसीलिए मैक्सिमम आपको कम से कम 3 पॉइंट चाहिए। भाई अगर 3 पॉइंट अगर एक लाइन पे आ गए ना, समझो स्ट्रेट लाइन है वो एकदम आखिरी तक बनती हुई चली जाएगी। आ रही बात समझ में? तो बच्चों यहाँ पर देखो, ये मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का एक टेबल बना रखा है। इस टेबल में बेसिकली हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन से मतलब है। ये पूरी की पूरी टेबल हमें इस पे दे रही है। बेटा एक बात मैं बताना चाहूँगा, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से MCQ आना ही आना है। कम से कम 2 MCQ आते हैं और एक क्वेश्चन आ जाता है, पूछा जाता है डायरेक्टली, ठीक है। तो सपोज करो तुम्हारे पास 2 लीनियर इक्वेशन, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तुम्हारे पास, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। अब ये 2 इक्वेशन तो है, सर x और y क्या है बताओ, x और y क्या था, x और y मेरे पास वेरिएबल है, क्लियर। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये तुम्हें 3 नंबर दिख रहे होंगे कांस्टेंट। तो सिंपली तुम्हें क्या करना है, रेशियो बनाना है। और 3 केसेस होंगे, मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, इस बार मैं आपको सॉल्यूशन के आधार पे बता रहा हूँ ये चीज़ें। तो अगर हम रेशियो के हिसाब से देखें तो आप a1/a2 कर लो, खाली नंबर को करना बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ x इसे बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ y b1 b2 हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म तुम्हारा c1 c2 हो जाएगा। सिंपल है। अगर पहले ही केस में तुम्हारा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, सपोज करो ये 1/2 आ रहा है और ये 1/3 आ रहा है, तो इक्वल होगा क्या? नहीं होगा ना। तो फिर अगर ये पहले ही अनइक्वल आ गया, दोनों रेशियो a1/a2 और b1/b2 नॉट इक्वल आ गए, तो ये 110% ये क्या करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन देगा। और ध्यान से देखो, अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक ही पॉइंट पर कर रहा है ना, तो एक ही पॉइंट का ये यूनिक सॉल्यूशन है, यानी इसका सॉल्यूशन एक ही आएगा, इसे बोलेंगे यूनिक या वन सॉल्यूशन। और इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगा वो इंटरसेक्टिंग टाइप का बनेगा। आ रही बात समझ में? दूसरा केस है मेरे पास, अगर a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 के और वो बराबर हो गया c1/c2 के भी, ठीक है। याद रखना, पहले तुम चेक करते हो इक्वालिटी 2 का, अगर पहले में 2 में अनइक्वल हो गया तो कौन सा केस है, यूनिक का, इजी है बेटा। और अगर तीनों ही इक्वल हो गया, तीनों के ही रेशियोज इक्वल हो गए, तो वो क्या है बेटा, कोइंसिडेंट लाइन। मैं बताया था ना कि एक के ऊपर एक आ जाना, चाहे डायरेक्शन कैसे भी हो, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो आप देखिए बहुत सारे इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, एंड अ लाइन कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, तो इसके सॉल्यूशन भी कितने होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इजी। तीसरा केस है जब मेरे पास a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसा भी हो सकता है दोनों केस बराबर हो लेकिन तीसरा वाला केस नहीं बराबर हो, तो उस केस में पैरेलल लाइंस बनेगा, क्लियर है, यानी उसका कोई भी सॉल्यूशन होगा। अब आप खुद बताओ, ये कब कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, जब इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है तो सॉल्यूशन कहाँ से देगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन यहाँ पर था, इसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, इसमें इन्फिनाइट सॉल्यूशन है। तो ये 3 मेरे पास क्या है, ये 3 मेरे पास केसेस हैं जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वेरिएबल ग्राफ बनाता है और उससे नंबर ऑफ सॉल्यूशन का पता चल जाता है। इसमें बेटा जो यूनिक सॉल्यूशन होगा और जो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है, तो ज़रा ध्यान से देखो, सॉल्यूशन तो मिल रहा है ना, कुछ नहीं से थोड़ा बहुत ही सही, यानी एक ही सही। तो ये दोनों केसेस हमारे कंसिस्टेंट के हो जाएंगे, कंसिस्टेंट हो जाएगा, और ये भी कंसिस्टेंट हो जाएगा, और ये वाला केस क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। क्यों बेटा, क्योंकि इसमें मुझे कोई भी बराबर नहीं है या ना कोई सॉल्यूशन मिल रहा है, समझ लो। तो केसेस आप याद कर लीजिए, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन 4 है ये 3.2 का। इसमें देखिए x + y = 5 है, 2x + 2y = 10 है। तो मुझे इसमें बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और तुम लोग मुझे इसमें ये भी बताओगे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, पैरेलल होगी या क्या होगी। तो अगर देखिए a1 क्या है, अच्छा नोट डाउन कर लो, a1 है 1, a2 है तुम्हारा 2, b1 है तुम्हारा, b1 भी 1 है और b2 तुम्हारा 2 और c1 तुम्हारा 5 है। हालांकि ये 5 इधर आ जाएगा बेटा, ये भी याद रखो, और ये -10 हो जाएगा, ठीक है। c1 तुम्हारा -5 है और c2 तुम्हारा -10 है। तो a1/a2 करो, क्या आया 1/2, b1/b2 करो 1/2, अरे आ रहा नहीं आ रहा है, और c1/c2 कर लो, c1/c2 तो ये आएगा -5/10, माइनस माइनस कैंसिल, क्या आया 1/2।
तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। कौन सा केस है, अरे भाई बताओ, ये है कोइंसिडेंट लाइंस का। कौन सा, कोइंसिडेंट लाइंस, इजी। और ये कितने सॉल्यूशन देगा, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन। आ रही बात समझ में, इजी लगा। केस देखो, केस मैच करो, ये काहे का है, पैरेलल का है ना, अरे उसका इस लाइन का ना, कोइंसिडेंट का, और ये काहे का था, पैरेलल का, और ये काहे का, इंटरसेक्शन का। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, तो यहाँ पर अब मैं डायरेक्ट करूँगा। A1 मेरे पास 1 है, B1 1 है, और ये मेरे पास C1 जो है वो भी 8 है माइनस का, और ये मेरे पास 3x माइनस 3y और माइनस 16 इक्वल टू 0 बेटा दूसरी इक्वेशन है। अगर मैं देखूँ A1/B1, ठीक है, तो मेरे पास A1/A2 1/3 आ गया। अच्छा B1/B2 देखूँ तो ये मेरे पास आ गया -1/-3, देखो ना, -1/-3। और अगर मैं C1/C2 को देखूँ, ये कॉमा लगा लो, C1/C2 क्या आ जाएगा, -8/-16। तो ये बेटा आ रहा है 1/2, समझ रहे हो, ये कितना आ रहा है, 1/2। तो इस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि A1/A2 और B1/B2 तो बराबर हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है ना। तो कौन सा केस बनाइए, ये केस। अच्छा ये दिखाने के लिए तुम्हें ये दिखाना भी पड़ता है बेटा, 1/3 इक्वल टू 1/3 बट नॉट इक्वल टू व्हाट, 1/2। तो ये केस बन रहा है पैरेलल लाइंस का। काहे का बन रहा है, पैरेलल लाइंस का। और ये कैसा नेचर हो गया इसका, ये हो गया इनकंसिस्टेंट। क्या हो गया, तो यहाँ पर तीसरा केस देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, ये मेरे पास A1 क्या है, 2 है, A1 2, A2 4, B1 1, B2 -2, C1 -6 और C2 -4। आइए फिर A1/A2 क्या होगा, 2/4 बोले तो 1/2 ना, और B1/B2 क्या हो जाएगा, 1/-2, ठीक है, ये चेंज नहीं होने का। और C1/C2 क्या हो जाएगा, -6/-4 यानी कि 3/2। तो आप देखो, अगर मैं देखूं तो 1/2 बराबर नहीं हुआ ना -1/2। अब यहाँ बच्चे गलती करेंगे क्या कि भाई -1/2 लाओ बराबर कर दें, नहीं भाई, माइनस से भी तो इफेक्ट पड़ जाएगा ना, और ये नॉट इक्वल टू होगा किसके, 3/2 के। तो ये कौन सा केस बना, आप बताओ भाई, तीसरे निकालने की जरूरत ही नहीं ना, ये अब करने की जरूरत ही नहीं तुम्हें, इतने पे ही नॉट इक्वल आ गया ना। यानी ये पहला केस हो गया, A1/A2, यहाँ मैं लिखूंगा अभी इसको, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो क्या होगा बेटा, ये होगा मेरे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस, आसान है। और इसका जो क्योंकि सॉल्यूशन अवेलेबल है तो ये कैसी लाइन हो जाएगी, ये कंसिस्टेंट हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के टाइप्स जानेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एक एक स्टेप जानेंगे, ठीक है। अभी इसको यहाँ तक स्लो स्टडी करिए और खूब प्रैक्टिस करिए इसको।